अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमडी गेट फिज़िक्स की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक यूनिट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शूट करेंगे। जो हमारे पास एमडी गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स गिवन है हम उन टॉपिक्स को आज एक ही साथ क्लियर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो से मीन्स चार्जेस, स्टैटिक से मुराद के रेस्ट, यानी चार्जेस इज इन रेस्ट। अब हम जितनी भी स्टडी करेंगे इस यूनिट में उसमें हम क्या सपोज कर रहे हैं, उसमें हम सपोज कर रहे हैं कि चार्जेस हमारे पास रेस्ट के अंदर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिनोमिना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके फिनोमिना प्रॉपर्टीज़, इनको अगर हम किसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं तो वो फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। तो अब चूंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्ज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि शेप, साइज, इन सब चीज़ों पर डिपेंड ना करती हो। ठीक है, या यूं कह लेंगे आसान लफ्ज़ों में कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जिसका रीज़न कायनात में किसी को भी मालूम ना हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मैस एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बगैर, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा मैस के बगैर। तो ये आपने याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का मैस भी है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखें कि न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो चार्जेस हैं वो प्लस माइनस जो चार्जेस हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और वो न्यूट्रल रहता है। कीप इन योर माइंड कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड ज़ीरो। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और न्यूट्रल से मुराद हम नो चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मैस है वो हमारे पास मौजूद है। तो आप देखेंगे मैस तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा विदाउट मैस। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें हैं चार्जेस के हवाले से जो कि हम एफएससी के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और चूंकि चार्ज हमारे पास टॉपिक नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और दो अनसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। हमें पता चला कि चार्जेस हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि चार्ज बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडीज को भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, कंजर्व्ड प्रॉपर्टी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि चार्ज नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सारी हमारे पास इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो हम इन्हें एफएससी के लेक्चर्स में डिटेल डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं कूलम्स लॉ पर। अब देखें कि कूलम्स लॉ क्या है। मैंने आपको अभी कहा कि हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। सिमिलर चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करती हैं, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाती हैं। और दो चार्जेस जो अनसिमिलर हो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होती है। तो कूलम्स लॉ जस्ट हमें क्या देगा, उस लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के थ्रू उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है और इसका फार्मूला क्या है। अब देखें कि कूलम्स लॉ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Clear? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन दो चार्जेस के बीच में हमारे पास है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
बिटवीन देम। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली इसे कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आ गया, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे यहाँ पर। अब क्या होगा कि हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंबाइन करूँगा तो हमारे पास पता है कि प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आ जाएगा, जिसके थ्रू हमें एक फार्मूला मिलेगा और वो है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो के है ये हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कूलम्स कांस्टेंट करके भी कह सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने फोर्स को यूनिट वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो इस एफ के ऊपर एरो आ गया, विच मीन्स कि हम इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे मैंने ऊपर दो चार्जेस लिए हैं और दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करेंगी। अब फोर्स ऑफ रिपल्जन जब अप्लाई होगा तो Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर Q1 रखा हुआ है तो Q2 उस पर फोर्स अप्लाई करेगा या सिर्फ Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इनकी फोर्सेस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा कि जो लगा रहा है उसे बाद में रखेंगे, जिस पर लग रही है उसे पहले लिखेंगे। जैसे एफ किस पर लग रही है, 1 पर, तो हमने 1 पहले रखा है। जो लगा रहा है, कौन लगा रहा है, चार्ज 2, तो 2 हमने बाद में रखा, जिससे हम यूं भी पढ़ सकते हैं कि फोर्स ऑन 1/2। क्लियर। इसी तरीके से फोर्स ऑन 2/1। क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे लिखें, तो ये आप इस तरीके से याद रखिएगा, जिस पर लग रही है वो पहले, जो लगा रहा है वो बाद में। अब यूनिट वेक्टर को हम तो यूं भी लिख सकते हैं कि वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर की जगह पर हम वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर रखेंगे। तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाई करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर के, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब हो जाएगा, जिसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय वेक्टर आर। वेक्टर आर यहाँ पर था यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जब यूनिट वेक्टर आर है तो आर स्क्वायर है, और जब वेक्टर आर है तो आर क्यूब है। ऐसे भी एक्सप्रेशन हमसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब हम के की डिपेंडेंस की बात करें तो ये जो के है ये किस पर डिपेंड करता है, आप देखें कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स से क्या मुराद, कि अगर हम यूनिट्स चेंज करेंगे तो के की जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होगी। इसी के साथ साथ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, और मीडियम जो चार्जेस के बीच में है उन पर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम मीडियम्स चेंज करते रहेंगे, जैसे अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर वी हैव 2 चार्जेस और इन दो चार्जेस के बीच में हमारे पास क्या है मौजूद, हमारे पास मौजूद है एयर। ठीक है, एयर, या मैं यहाँ पर ए और वी करके लिख देता हूँ, आज समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ एयर या वैक्यूम की। क्लियर। लेकिन अगर फिर यहीं पर मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले आता हूँ तो हमारे पास के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब के इन वैक्यूम हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ेंगे। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या मुराद, ठीक है, परमिटिविटी से क्या मुराद है, आप देखेंगे परमिटिविटी से मुराद है परमिट यानी कि परमिशन देना। लेकिन कौन परमिशन देगा, मीडियम परमिशन देगा अपनी फील्ड्स को। क्यों देगा मीडियम परमिशन अपनी फील्ड्स को, इस वजह से देगा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्सेस हैं उन्हें किसी तरीके से क्या किया जाए, उन्हें किसी तरीके से कम किया जाए। अब देखें, इस बात को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ
वी हैव अगेन टू चार्जेस, ठीक है, हम दोनों एक चार्जेस ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये जो है वो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त जो मीडियम है वो मीडियम हमारे पास है एयर और वैक्यूम का, ये मीडियम है हमारे पास इस वक्त यहाँ पर, ठीक है। अब ये जब मीडियम है तो अब एयर क्या करेगा, एयर अपनी फील्ड्स प्रोड्यूस करेगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है उन्हें कम किया जाए, ठीक है। मीडियम अपनी फील्ड्स जनरेट करेगा, मीडियम अपनी फील्ड्स को परमिशन देगा। अब अगर हम एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम ले आते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आते हैं या कोई भी ऐसा मीडियम हम ले आते हैं, तो वो जैसे जैसे मीडियम्स चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होती रहे। अब चूंकि यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है तो हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रखा है। अगर कोई मीडियम होता तो हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज दिस। ठीक हो रही है बात, आपको समझ में आ रही है? अब देखेंगे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे ऐसे पढ़ेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में ना। अब देखेंगे परमिटिविटी से क्या मुराद, क्या 1 अपॉन परमिशन। अब जितनी परमिशन कम उतना परमिटिविटी ज़्यादा, ठीक है, और जितनी परमिटिविटी कम उतनी परमिशन ज़्यादा। अब देखें ना, हमने पहले एग्जांपल यूज़ की कि अगर एयर है तो एयर की परमिटिविटी क्या है, कम है, तो एयर की परमिशन ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी क्या है, ज़्यादा, तो परमिशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। हमने रिवर्स कर लिया, आप इसे ऐसे करें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा तो परमिशन कम, और एयर की परमिटिविटी कम है तो एयर की परमिशन ज़्यादा है, अगर हम एयर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं तो। इसे अब आगे भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जब अगर मैं ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ऐड करूं तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 1/4, पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.142 एंड मल्टीप्लाई बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9, ठीक। अब देखें कि मैं k का फार्मूला अगर बनाना चाहूँ तो हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड कर रहा था, जो कि अगर इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाए तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, एफ के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और Q1 Q2 पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, अब इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर यहाँ पर ये डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। अब देखेंगे एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, आर का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्यू सी मल्टीप्लाई बाय सी, सी स्क्वायर हो जाएगा। हम यूँ नहीं लिख सकते कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लिख सकते हैं। और फिर जब हम परमिटिविटी की यूनिट की बात करेंगे तो इनका इन्वर्स कर देंगे, आप देंगे कि कूलम पर में था यानी कि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर है, अब वो कूलम पॉजिटिव स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर चला जाएगा, ठीक हो गई बात। अब अगर हम के को किसी दूसरे मीडियम में देख रहे हैं, फॉर सपोज अब हमने चार्जेस के बीच में कोई स्लेब रख दिया है, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है, तो अब क्या होगा हमारे पास के, यहाँ पर हम के की जो वैल्यू रखेंगे वो हमारे पास हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन हमारे पास बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर के। अब ये जो एप्सिलॉन आर है ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास रेशियो होता है एप्सिलॉन इन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इन
फ्री स्पेस, यानी कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। क्योंकि जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी मालूम करेंगे तो वो परमिटिविटी मालूम करने के लिए हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, या सिंपल हम यूँ कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के साथ जो रिलेविस्टिक परमिटिविटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मीडियम की परमिटिविटी गिवन हो जाएगी। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी जब हमें गिवन होगी तो हम किस तरीके से मालूम कर पाएंगे, आई मीन कि अगर मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू मालूम करनी है तो जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उसे रिलेविस्टिक परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये हमारे पास टेबल्स मौजूद है, अगर हम पंजाब या के की बुक्स को देखें तो वहाँ पर साइड लाइन्स के अंदर रिलेविस्टिक परमिटिविटी हमारे पास गिवन है। फिर वो रिलेविस्टिक परमिटिविटी हम उठाएंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा। अब देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन को अगर मैं मज़ीद खोलना चाहूँ तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर करके भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हमारे पास एप्सिलॉन के बराबर। तो अब आप देखें कि ये जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये किसके बराबर है, ये के इन वैक्यूम के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो के है ये हमारे पास इन मीडियम है। ठीक हो गई बात। तो हम इससे एक नए टॉपिक के साथ भी कवर कर सकते हैं जो कि हमारे पास है कूलम्स फोर्स इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या हो जाएगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखा है, क्योंकि अब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास फ्री स्पेस होता तो हम एप्सिलॉन नॉट कर देते। यहाँ पर देखें कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन की जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, बाकी सारा फॉर्मूला सेम, बस एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कर दी। अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास के बराबर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अब हमारे पास अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/एप्सिलॉन आर। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ये हमारे पास फोर्स के बराबर है, और फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/एप्सिलॉन आर से तो हमारे पास हो जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, जिसे अगर मैं लिखना चाहूँ एफ प्राइम हटाकर तो फोर्स इन अ मीडियम या इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये वाला रिलेशन मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यूज़ हैं वो वैक्यूम में 1, एयर में 1.0006। स्लाइडनियम एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 ही कंसिडर करता है। और हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर की यानी कि जो रिलेविस्टिक परमिटिविटी है वो हमेशा 1 से ऊपर होती है। मैंने आपको कहा कि आपके बुक के अंदर पंजाब या के जो बुक हैं उनके अंदर ये सब हेडिंग्स में एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ गिवन है, टेबल बना हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। और कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर रिलेविस्टिक परमिटिविटी जो है वो इन्फिनिटी होती है। तो ये हमारे पास था कि कूलम फोर्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो है वो क्या हो जाती है, ये देखेंगे एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स है वो हमारे पास एप्सिलॉन आर के उस पर कम हो जाती है। अगर हमें नेट फोर्स मालूम करनी है, एक चार्ज एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करके इनका नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। F1 हमें मालूम हो गई, F2 हमें मालूम हो गई, F3 हमें मालूम हो गई, तो हम क्या करेंगे कि उसे लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू यूज़ करके उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब देखेंगे कूलम्ब फोर्स एक्ट्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स। याद रखिएगा चार्जेस हमारे पास स्फीयर होती हैं, तो कूलम्ब फोर्स हमारे पास सेंटर से लगती है। एक चार्ज अगर मौजूद है यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं अगर हम, तो हमारे पास देखें कि जो चार्जेस मौजूद हैं वो सेंटर से दूसरी चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी जो चार्ज है वो पहली वाली पर सेंटर से फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर्स हैं, चार्जेस और फोर्स कहाँ से लगती है, सेंटर से फोर्स लगती है।
इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स रखती है। जो एक चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा वही दूसरी चार्ज भी उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि म्यूचुअल फोर्स है ये। और सेंट्रल फोर्स है क्योंकि ये सेंटर से लगती है। इसके साथ साथ इट इज़ ऑबिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम देखेंगे एक बॉडी एक चार्ज दूसरी चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो दूसरी चार्ज फर्स्ट वाली चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। जिसे अगर हम यूनिट वेक्टर्स के फॉर्मूलाज में वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर आर ऑन 1/2 इज इक्वल टू माइनस आर ऑन 2/1, विच मीन्स व्हाट कि जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन जो डायरेक्शंस होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, जो कि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगी, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड देता है जो फोर्स लगनी है, तो हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव इन नेचर है। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस में फर्स्ट है कि दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये लॉ हमारे पास एप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। अब पॉइंट चार्जेस क्या है हमारे पास? पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं चार्ज ऑन अ पॉइंट या डायमेंशनलेस। जब भी हम दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इतना बड़ा कर देते हैं कि वो उनकी साइज से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास उन्हें कंसीडर किया जाता है एज एन पॉइंट चार्जेस। ठीक, जैसे अगर हमारे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो सन और अर्थ एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस उनके मैसेज से बड़ा है। या अगर हम ऐसा कर दें तो हम उन्हें कंसीडर करेंगे एज एन पॉइंट चार्जेस। इसके बाद कूलम्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन दिस केस वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ऑबिट। कूलम्स लॉ सिर्फ वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करे। इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या मुराद, आप देखेंगे एफ जो है वो इनवर्स रिलेशन रख रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, यानी कि अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फोर्स 4 टाइम कम होगी। और इसी तरीके से अगर डिस्टेंस 4 टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स जो है वो 16 टाइम्स कम होगी, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ है। साथ ही साथ हमारे पास नॉट अप्लाइड ऑन आर्बिट्ररी शेप्स। अब कूलम्स लॉ जो है वो आर्बिट्ररी शेप्स पर अप्लाई नहीं करता। एज लाइक जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के स्फीयर आ जाएं तो ये शेप्स हमारे पास क्या हैं, ये शेप्स हमारे पास आर्बिट्ररी हैं। अब चार्जेस कुछ इस तरीके के शेप में मौजूद हैं, यहाँ पर इस तरीके के कंडक्टर में मौजूद हैं, तो कूलम्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ ये कि अगर हमसे पूछा जाए कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल क्यों है, तो यहाँ पर पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस पर, यानी कि कूलम्स लॉ पर न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेंट नहीं हो पाएंगी। और अगर डिस्टेंस कम हुआ तो हमारे पास क्या है कि कूलम्स लॉ पर कूलम्स फोर्स पर जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी। तो ये एक रीज़न है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारे पास है कुछ डेफिनेशंस भी हैं, जिनमें है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। चार्जेस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या डोनेट करते हैं लेमडा के साथ, एंड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा। फिर हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी सरफेस पर जो चार्जेस पड़ी हुई हैं, उन किसी भी एरिया पर जो चार्जेस मौजूद हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा के साथ। ठीक, और ये हमारे पास हो जाएगा क्यू अपॉन एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलर में फिर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू अपॉन वी हो जाएगा, जिसे हम डेंसिटी वाले रो के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं या वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या एक स्टाइलिश का एक कर्वली वी आ जाता है वो भी हम लिख सकते हैं।
और ये 3 डेंसिटीज़ हैं जो कि हमारे पास यूज़ होंगी, हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जो कि चार्ज के अराउंड होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा रीजन जिस रीजन में चार्ज दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, ऐसे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप देखेंगे अगर ये चार्ज है और इस चार्ज के सराउंडिंग्स में मैंने सिमिलर वे में पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, क्यू नॉट की बात करते हैं, तो क्यू नॉट हमारे पास जो इसके मास बहुत ज़ीरो के बराबर हम इसे कंसीडर करते हैं। अब ये देखेंगे अगर मैं इस चार्ज के अराउंड टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, तो अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ने क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो रीजन इसके अराउंड बन रहा है ना, इस रीजन में जब ये दूसरी चार्जेस को रिपेल कर रहे हैं, तो हम इस रीजन को जो इस क्यू चार्ज का है, उसे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इसी तरीके से फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, यही एग्जांपल, इन द गिवन फील्ड ऑफ अ चार्ज। अगर किसी चार्ज है, ठीक है, अब ये चार्ज के अराउंड हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक रीजन आ गया। इस रीजन में जितने भी टेस्ट चार्ज आएंगे, ये ने क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो रिपेल कैसे करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगी। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन अगर इन चार्जेस पर लगनी है, तो वो इस क्यू का इंटेंसिटी बताएंगे कि इस क्यू की जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है या कितनी है। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैथमेटिकली इसे हम क्या कैसे लिखेंगे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, या फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज explains या defines the electric field intensity. Greater amount of force, then greater will be the electric field intensity. Lesser amount of force, it means के lesser amount of electric field intensity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ जो इसका यूनिट है वह है न्यूटन अपॉन कूलम एंड वोल्ट अपॉन मीटर। दोनों इसके यूनिट है, दोनों आपने याद रखने हैं। मैं आगे चल के इसका एक्सप्लेन करूँगा कि वोल्ट पर मीटर क्यों है। न्यूटन पर कूलम तो हमें समझ में आ रहा है कि देखेंगे एफ का यूनिट न्यूटन और क्यू नॉट का यूनिट कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम हो गया। ठीक हो गई बात। अब हम आ जाते हैं मज़ीद इसको एलाबोरेट करते हैं। अब क्या है कि इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखेंगे ई हमारे पास बराबर है एफ अपॉन क्यू नॉट के। ठीक है, एफ हमारे पास किसके बराबर, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आ गया। ठीक है, अब क्या होगा देखें कि ये जो क्यू नॉट है ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर का स्क्वायर वही सेम। अब क्या होगा कि देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में तो इट मीन्स कि हमने यूनिट वेक्टर को यहाँ पर क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके बराबर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के, तो वो फिर यहाँ पर हमने ये स्टेप किया हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इसको मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखें, ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक हो गई बात, और ये मान लेते हैं कि ये इसका एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो वो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन अप्लाई करेगी।
ठीक हो गई बात। अब अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख लेते हैं, ठीक, और अब यहाँ पर एक चार्ज ले आते हैं या एक चार्ज मौजूद है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले इस पर लगने वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर जब फ्री स्पेस था तब फोर्स ज़्यादा थी, इंटेंसिटी ज़्यादा थी। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने की वजह से जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, जो रीजन हो गया है वो कम हो गया, क्योंकि हाफ द रीजन में हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये फिर अपनी फील्ड्स भी जनरेट करेगा फोर्स को कम करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ मीडियम इज लेसर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ वैक्यूम। और यही यहाँ पर फार्मूला से डिराइव किया हमने। रिलेटिविस्टिक परमिटिविटी अगर हम लेते हैं तो वो ग्रेटर देन 1 है, जिसकी वजह से हमें ये रिलेशन मिल रहा है जो कि अभी मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद हमें एक और बात यहाँ पर क्लियर करनी है, डैट इज़ वॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन रख रहा है। अगर फोर्स कम हो रही है, आर स्क्वायर से फोर्स कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आर स्क्वायर से कम होनी चाहिए। और यस, यहाँ पर हो भी रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो अगर मैं रेशो के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो E1 रेशो E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर रेशो R1 का स्क्वायर, जिससे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का कर्व्ड ग्राफ आएगा। ठीक हो गई बात। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। दूसरा ये है कि आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना, तो मुझे भी पता चले कि जो इतनी ज़्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप वो कमेंट करें, तो मेरी भी एनर्जी बूस्ट हो और हम जल्द से जल्द ये प्लेलिस्ट को ख़त्म कर पाएँ ताकि आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी लाइंस। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें दिए थे माइकल फेराडे ने, ठीक है। और माइकल फेराडे की सिर्फ अर्ली एजुकेशन थी, तो इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ड्राइंग्स की हेल्प ली, और फिर फील्ड के रीजन को समझाने के लिए, यानी कि जो रीजन चार्ज के अराउंड है उसे समझाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, जो कि इमेजिनरी है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर की तरफ जाएंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अंदर की तरफ जाएंगे। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड स्ट्रेंथ के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड स्ट्रेंथ के, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा होंगी, और फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी कम हो जाएंगी। ठीक, अब देखें यहाँ पर कि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटर हो रही हैं। ठीक हो गई बात। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ये और लाइंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, और इसके साथ साथ फिर अगर हमारे पास फील्ड कम होगी तो ये और हमारे पास लाइंस जो है वो कम हो जाएंगी। तो ये याद रखना है। कुछ बुक्स में, अगर हम पंजाब की बुक्स लेते हैं तो पंजाब की बुक्स में ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से भी फील्ड लाइंस की जगह पर डॉट डॉट बने हुए हैं, और आप अगर उनको देखेंगे तो जो रीजन करीब होगा चार्ज के वहाँ पर ये डॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, विच मीन्स के वहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। और जैसे जैसे फिर हम डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे, आर के स्क्वायर से डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे ये डॉट्स कम होते रहेंगे, और फिर एरोज भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप से क्या मुराद कि पॉजिटिव से नेगेटिव गई और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आई। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। सिर्फ पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में इंटर होंगी, दैट्स इट। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे मेटालिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, आप देखें जितनी फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर, उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं। यानी कि जितने नेगेटिव मौजूद हैं उतने ही पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पर चार्जेस। तो इनका जो नेट आएगा वो नेट क्या आएगा, ज़ीरो। इट मीन्स के हमसे अगर कोई पूछता है कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो हम कहेंगे कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पर होता है जहाँ पर थ्रू आउट जो पोटेंशियल है चार्ज का वो सेम रहे। एज लाइक अगर यहाँ पर हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर भी हमें 80 वोल्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 80 वोल्ट्स, यहाँ पर भी हर पॉइंट पर 80 वोल्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि जो पोटेंशियल है वो क्या है, इक्वल है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन अगर यहाँ से चार्ज को जाते हुए देखें तो चार्ज हमारे पास चार्ज की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होंगी। तो आप यहाँ पर देखें कि क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 का एंगल नहीं बन रहा। इट मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या हुई, टेंजेंट, सॉरी परपेंडिकुलर हुई ना। तो ये भी आपने याद रखना है। फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस जीरो फील्ड्स एग्जिस्ट एट अ मिड पॉइंट। अब जब हमारे पास इक्वल चार्जेस मौजूद होंगी, ठीक है, इक्वल और सिमिलर चार्जेस होंगी, तो जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल जो है वो सेंटर पर। ठीक है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और रिपल्जन की वजह से क्या होगा कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इस तरीके से बेंड कर जाएंगी। और फिर ये जो रीजन आएगा ये फील्ड फ्री रीजन आ जाएगा, जहाँ पर हम इसे ज़ीरो फील्ड रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे क्या ये सेंटर है, हम कहेंगे कि नहीं ये तो सेंटर नहीं है, ये तो क्लोज टू द दिस पर्टिकुलर चार्ज है। तो हम ये याद रखेंगे कि हमारे पास जब दो अनइक्वल सिमिलर चार्जेस होंगी, दो अनइक्वल सिमिलर चार्जेस होंगी, तो जो ग्रेटर अमाउंट जिसका होगा, जिसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा, वो इस तरीके से रिपेल करेगा, और जिसका लेज़र हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ से रिपेल करेगा। तो याद रखिएगा कि जब हमारे पास पूछा जाए कि भाई सिमिलर चार्जेस तो हैं लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अनसिमिलर चार्ज सॉरी सिमिलर हैं लेकिन इक्वल चार्जेस नहीं है, तो आप बताएंगे फील्ड कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ज़ीरो फील्ड कहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो आपने करेक्ट आंसर जो होगा उस पर टिक करना है, और वो ये है कि क्लोज्ड टू द लेजर अमाउंट ऑफ चार्ज, लेजर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसका होगा उसके क्लोज्ड हमारे पास फील्ड फ्री रीजन बनेगा। ठीक हो गई बात। इसके बाद यहाँ पर देखें कि किस तरीके से हमें पता चल रहा है कि ये जो चार्ज है ये लेज़र है। आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम। तो इट मीन्स कि ये अमाउंट में क्या होगा, कम होगा, और ये अमाउंट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, कम के नज़दीक, तो कम के नज़दीक तो बन रही है, यहाँ पर भी देखें कम के नज़दीक ही बन रही है। क्लियर हो रही है बात। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हों, अपोजिट चार्ज हो, तो जो फील्ड फ्री रीजन बनेगा वो इनके पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा रीजन होगा, यहाँ पर कोई ऐसी प्लेस होगी जहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या ज़ीरो रीजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा हो, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग का हमें कैसे पता चलता है, जब हमारे पास कर्व्ड ना हो। अब कर्व आ गया, इट मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हो रही है। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, एज लाइक जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कर्व्स हैं लेकिन इतने बड़े कर्व्स नहीं है जैसे बाद में हमारे पास बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ये भी याद रखना है आपने। यहाँ पर आ गया, फॉर सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस
and close to the smaller charge. For opposite and unequal, zero field exists on other side of a smaller charge. होप्स हो गए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये एक लास्ट पॉइंट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से, वो ये कि देखें देखिए हमारे पास एरो आ रहा है, आइसोलेटेड चार्ज है। आइसोलेटेड चार्ज का जो ये एरो है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे फर्स्ट वाला एरो बड़ा है, फिर उससे सेकंड वाला एरो छोटा है, फिर उससे थर्ड वाला जो एरो उससे भी छोटा है। इट मीन्स का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी रीजन तक जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक, और लास्ट में ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा टेंजेंट होती हैं। अगर मैं इसे ड्राइव करूं तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो किस डायरेक्शन में जाना था, इसी डायरेक्शन में जाना था ना, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रही। पहले अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो इसकी जो फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज आ गया जिसने क्या किया कि इस चार्ज की जो फील्ड है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो हम कहेंगे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस हैं वो टेंजेंट रहती हैं। क्लियर? फिर इसके बाद है हमारे पास गॉसेस लॉ, क्योंकि गॉसेस लॉ की दो एप्लीकेशंस हमें गिवन है। अब दो एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करें, गॉसेस लॉ को डिस्कस ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो पहले हम गॉसेस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चूँकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास टॉपिक नहीं है तो हमने यहाँ पर उसको डिस्कस बिल्कुल लाइटर वे में करना है। देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू अ फ्लैट एरिया। अब फ्लैट एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ऐसे ही है, ठीक हो गई बात। अब गॉसेस लॉ हम क्यों यूज़ करेंगे? गॉसेस लॉ हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक तो क्लोज लेकिन आर्बिट्ररी सरफेसेस हैं। अब कुछ इस तरीके की सरफेस आ गई, ये तो फ्लैट तो नहीं है। अब हम यहाँ से कैसे मालूम करें? इसी तरीके से फिर अगर हमारे पास एक स्फीयर आ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस स्फीयर में से पास हो रही हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम करें? तो गॉस भाई ने कहा कि आई एम हियर, आप परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ। और गॉसेस लॉ ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके मुताबिक कि जो टोटल फ्लक्स है जो कि लिंक कर रहा है क्लोज सरफेस तक, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम जो है वो चार्ज के बराबर है जो कि उस क्लोज्ड सरफेस में इनक्लोज्ड है। आसान लफ्ज़ों में गॉसेस लॉ ने क्या कहा कि हम इतने छोटे 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 पैचेस करेंगे उस क्लोज्ड सरफेस के कि उसका एक पेच जो है वो बिल्कुल फ्लैट कंसीडर होगा। फिर उस फ्लैट में से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास करवाएंगे, आई मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब चूंकि हमने इक्वल पैचेस किए हुए तो फिर जितने पैचेस किए होंगे जस्ट उतने हम ऐड करते जाएंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पूरे स्फीयर का मिल जाएगा। और फिर इसकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी थी। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आपको समझाने की ये कोशिश भी की कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लैट एरियाज हैं। अब यहाँ पर कुछ आर्बिट्ररी शेप्स आ जाते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम करें? तो गॉस ने ये हमें मेथड्स दिए थे जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज जितनी भी इनक्लोज्ड है उस क्लियर सरफेस में उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा जो कि उस क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक्ड है। अब गॉसेस लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं? गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लोज्ड सरफेस पर जो हमारे पास फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप है। कैसा भी शेप हो, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम गॉसेस लॉ को यूज़ करके फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। गॉसेस लॉ हमारे पास मॉडिफाइड
यूँ कह लेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ में आप देखें अगर 3 4 5 चार्जेस आ जाती हैं तो अब उन 3 4 5 चार्जेस को एंगल भी देखने हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता है। गॉस लॉ कहता है कि इससे बेहतर है कि आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें और फिर उसे जो चार्जेस इनक्लोज हैं उसे डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट के साथ, आपको जो है वो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अब देखेंगे ये हमारे पास कुछ क्लोज्ड सरफेस है। अब क्लोज्ड सरफेस हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं और फिर हम इनमें गॉसियन सरफेस ले आएंगे, यानी कि गॉसियन सरफेस से मुराद ये कि हम उसके इतने पैचेस कर देंगे कि एक पेच उसका बिल्कुल फ्लैट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्लोज सरफेस है। अब यहाँ पर देखें हमसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास 3 सरफेस हैं, ठीक है, एक है S1, दूसरा है S2, तीसरा है S3। हमें बताएं कि सबसे ज़्यादा फ्लक्स जो है वो कहाँ पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखें कि तीनों में अगर देखें कि S1 में से भी हमारे पास उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं जितनी S2 में से हो रही हैं, और उतनी ही पास हो रही हैं S3 में से। तो इन तीनों में से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तीनों का वो सेम आएगा, और तीनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन पासिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरियाज आर सेम। इसी तरीके से फिर हमारे पास क्यूब आ जाता है। अब क्यूब के अंदर चार्ज प्लेस की हुई है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है कि भाई एक फेस की बात करें, आप हमें बताएं कि इस फेस पर कितना फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा या क्या फ्लक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला तो वही है सबके लिए, देखें क्लोज सरफेसेस के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर अब हमसे एक फेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, क्योंकि क्यूब के 6 साइड्स होते हैं, हमसे एक साइड का पूछा जा रहा है तो हम क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर हमसे कॉर्नर से पूछा जाए तो एक कॉर्नर पर बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल कॉर्नर्स हमारे पास 8 हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ठीक हो गई बात। इसी तरीके से फिर एजेस की अगर बात करेगा तो फिर क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, क्योंकि 12 एजेस हमारे पास होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सरफेस मालूम कर सकते हैं या गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास दो एप्लीकेशन जो डिस्कस की हुई हैं उन्हें देख लेते हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब हमने क्या किया कि उस इन्फिनाइट शीट का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है और फिर वहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से ये बाहर आ रही होंगी, और इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक हो गई बात। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस आ जाएगी, हम एक सिलेंडर लेंगे एज एन गॉसियन सरफेस और फिर यहाँ इस चार्ज के बीच में हम उसे पुट कर देंगे इन्फिनाइट शीट की चार्ज जो चार्जेस की है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे इसका, इस प्लेट का, इस शीट का कोई ना कोई एरिया भी होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास बराबर है इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के, जो कि सिग्मा है, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक हो गई बात। यूनिट वेक्टर में लिखें तो आर, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर आर नहीं है। तो जब आर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब आर से इंडिपेंडेंट क्यों है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जस्ट ये जो चार्जेस हैं ये हम इनकी बात कर रहे हैं डिस्टेंस कम होने से। अब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा,
कि मज़ीद चार्जेस ऐड हो जाएंगी और अब वो क्या करेंगी कि इस पर फील्ड एक्सर्ट करेंगी। ठीक है, अब इनकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी एट डेट पॉइंट। तो इससे क्या होगा कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज या ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये आपने जहन में रखना है, एमसीक्यूज में अगर आए तो आपने इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में। अब टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स से क्या मुराद, आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट, एक है पॉजिटिव और दूसरी है हमारे पास नेगेटिव। ठीक, अब ये जो टू है ये यहाँ पर नहीं आएगा। देखें क्यों नहीं आएगा। आपने क्या किया कि ये आपके पास, अगर हम देखें ना ये वाला रीजन अगर इसका देखें तो ये हमें कैसे दिखेगा, ये हमें दिखेगा पॉजिटिव। ठीक है, और हम किसी भी पॉइंट पर बात कर सकते हैं, आप सिर्फ समझिएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब देखेंगे अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या आ जाएगी यहाँ पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब क्या होगा कि फिर यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर होती हैं। तो जब इंटर होंगी तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब दो वेक्टर्स जब एक ही डायरेक्शन में हो तो वो क्या होते हैं, एड होते हैं। जब ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर, 2 से कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट के ई डायरेक्ट रिलेशन रखेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ। ठीक हो गई बात। आप देखेंगे इस तरीके से हम फार्मूला के थ्रू भी मैंने आपको बताया और जो लॉजिक यहाँ पर लग रही है उसके थ्रू भी आप इजीली मालूम कर सकते हैं गॉसियन सरफेस रखकर। ठीक हो गई बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। काइंडली कुछ भी हो, किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन वगैरह हो तो हम उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क पर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क पर यूनिट चार्ज भी हम इसे करके लिख सकते हैं। अब देखें, एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करता हूँ। जब पोटेंशियल से क्या मुराद है, पोटेंशियल से मुराद है फील्ड के अगेंस्ट काम करना। ठीक है, हम पोटेंशियल पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर में कि अगर यहाँ पर एक बॉल पड़ा हुआ है फॉर सपोज, और अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रही है और हम इस पर ऊपर लेकर जाने में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो काम हुआ वो क्या हुआ, वो एक्चुअल में अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बॉडी में पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो जब चार्ज अपनी फील्ड के अगेंस्ट जाएगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होगी, जब हम फील्ड के अगेंस्ट उस चार्ज पर क्या करेंगे, फील्ड के अगेंस्ट उस चार्ज पर काम करेंगे। तो ये हो जाएगा वर्क पर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब वर्क डन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पहले तो था कहीं से भी वर्क डन करो, लेकिन
अगेंस्ट द फील्ड करो। लेकिन अब कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम वर्क डन करेंगे तो ये ए से लेकर बी तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर हुई या जो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कंसीडर करेंगे एज एन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखें कैसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट पर वर्क डन हुआ ए से बी तक लेके जाने में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, या यूँ कह लेंगे ए से लेकर जब बी तक गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया और इसे हम अपॉन क्यू नॉट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वी बी माइनस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक हो गई बात। अब देखें ये हमारे पास एक फील्ड रीजन है और यहाँ पर क्यू नॉट है जो कि इसके रीजन में आ रहा है। ठीक, अब जैसे ही इसके रीजन में आएगा ये क्या कर देगा, इसे रिपेल कर देगा। लेकिन अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस फील्ड के अंदर ये जो क्यू है ये अपनी फील्ड के अगेंस्ट जाए, हम इस पर काम करें ये अपनी फील्ड के अगेंस्ट जाए, तो ए से ये पॉइंट बी तक जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये फील्ड के अंदर है और मुझे बताएं कि ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हाँ आप कहेंगे कि सर ए पर जो है वो पोटेंशियल कम होगा क्योंकि ए जो है वो रीजन से यानी कि इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से जब जो मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा या इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से अर्थ से डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि काम यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। तो अगर मैं फील्ड में यहाँ तक लेकर आया हूँ तो यहाँ पर जो काम हुआ है वो अभी तक इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और सिमिलर वे में फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये हमारे पास हायर पोटेंशियल हो जाएगी और ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल हो जाएगी, और फिर जैसे ही हम यहाँ से इस चार्ज को रिलीज़ करेंगे ये बिल्कुल तेज़ी से बाहर की तरफ ये इसे रिपेल कर देगा। तो ये क्या होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर थी। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद फिर हमारे पास है चेंज इन वी इज़ अ एनालॉग ऑफ प्रेशर एल्टीट्यूड हाइट। तो ये एनालॉगी है प्रेशर एल्टीट्यूड और हाइट की, ये भी आपने याद रखना है, बस याद रखेंगे काफ़ी है। इसके बाद फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्ज के करेक्टरिस्टिक्स है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक है, वो फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फील्ड का करेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसके दो यूनिट्स हैं, एक जूल अपॉन कोलम और दूसरा वोल्ट। वोल्ट क्या है कि अगर मैं एक जूल किसी एक कूलम चार्ज पर काम करूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो हम जूल कूलम या वोल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि E इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो जब किसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, टाइम नहीं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो अलग बात ही, जैसे हम पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ रहा है। तो जब किसी में चेंज आ रहा हो और वो चेंज डिस्टेंस की वजह से आ रहा हो तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। यहाँ पर अगर होता चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो मोमेंटम ग्रेडियंट हम करके इसे लिखते हैं। अब ये माइनस साइन क्या कर रही है, माइनस साइन शो कर रही है कि अपोजिटली काम हो रहा है, ठीक है ना, फील्ड के हम अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद इस यहाँ से हमारे पास
दो यूनिट्स आ रहे हैं। एक यूनिट है वोल्ट अपॉन मीटर, मैंने याद है ना जब न्यूटन अपॉन कूलम कर रहे थे मैंने आपको कहा कि मैं बताऊंगा वोल्ट अपॉन मीटर क्या है, तो यहाँ पर वोल्ट अपॉन मीटर आ गया। अब देखेंगे वोल्ट अपॉन मीटर क्या है हमारे पास, चेंज इन वी, यानी कि वी का यूनिट क्या है वोल्ट अपॉन में मीटर, तो वोल्ट अपॉन मीटर आ गया। इस एक्सप्रेशन से हमें एक और यूनिट मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो जो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, ई अपॉन वी अपॉन एम एंड न्यूटन अपॉन कूलम, दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे डेल्टा आर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, इजिकल टू के इस तरह जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट मीन्स कि ये भी वेक्टर और ये एक स्केलर है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की एक नई डेफिनेशन मिली, जो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और फिर ये इसकी हमारे पास डायमेंशन आ जाती है, और डायमेंशन क्या है हमारे पास, एम एल स्क्वायर पर टाइम क्यूब और एम्पियर। आप देखेंगे ये डायमेंशन आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, अगर निकाल पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ फिर हम यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस भी ले आते हैं। अब देखेंगे ई किसके बराबर, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, या अगर हम सिंपल यहाँ से ले आए वर्क ए टू बी डॉट क्यू नॉट, अब ए टू बी हमारे पास क्या है, एफ डॉट डी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, एफ की जगह पर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर हो जाएगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इजिकल टू के क्यू अपॉन आर, जो कि ये शो कर रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, जो वी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, और ये जो वी है इन्वर्स रिलेशन रखता है डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वी की वैल्यू उतनी ही कम होती रहेगी। ठीक, इसी तरीके से फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस का नाम हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। अब Q यानी कि चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वी के, ठीक है, और जब हम इनका रिलेशन लेते हैं तो Q प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इज इक्वल टू और यहाँ पर सी वी कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी वी हो जाता है। C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या है कि एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, जो कि बराबर होता है Q अपॉन वी के। कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने की, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अच्छा, अब इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज उतनी ज़्यादा स्टोर हो कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का हो जाए, तो उसे जो वहाँ पर चार्जेस स्टोर हुई होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, कैपेसिटेंस होंगी। अच्छा, वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, इसलिए हम माइक्रो फेराड, गीगा फेराड, मेगा फेराड ये यूज़ करते हैं इसके लिए। अब हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं कैपेसिटर्स की, लेकिन हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को ही डिस्कस करना है, तो हम उनकी ही बात करेंगे। अब देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास कैपेसिटर्स का टाइप चेंज होता रहेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ भी चेंज होती रहेंगी, कैपेसिटेंस का फार्मूला भी चेंज होता रहेगा। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू वी और Q इज इक्वल टू सी वी, ये जनरल फार्मूला ऑफ कैपेसिटर है। लेकिन अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे पैरेलल प्लेट्स में हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में सेपरेशन होता है, ये दोनों पैरेलल होती हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आता है वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब देखेंगे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इज इक्वल टू और कांस्टेंट रहेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ जाएगी, विच मीन्स कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर मैं इन प्लेट का एरिया बढ़ाता रहूँ, प्लेट्स की एरिया को बढ़ाता रहूँ, तो कैपेसिटेंस बढ़ता रहेगा, और फिर अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूँ
सेपरेशन बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से फिर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर्स के बीच में ले आऊँ तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स लाने से क्या होगा, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाई ऑन अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ई आर। अब रिलेविस्टिक परमिटिविटी के फैक्टर से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटर बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब C इन अ मीडियम, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। अब एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R के बराबर है, और एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D हमारे पास बराबर है कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे हमें पता चल रहा है कि C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई बाय C, विच मीन्स के कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाद, और रेशियो हमारे पास अब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास एंड टू एंड कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं। आप देखेंगे C1 का जो सेकंड एंड है C2 का फर्स्ट एंड उसके साथ कनेक्टेड है, फिर C2 का जो सेकंड एंड है वो C3 के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्टेड। तो ये एंड टू एंड कनेक्शन है। अब इसमें क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगा, जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो इक्वली पास होंगे, सेम पास होंगे C1 में से भी, C2 में से भी और C3 में से भी। लेकिन जो पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होगा वो C1 पर V1 होगा, C2 पर V2 होगा और C3 पर V3 होगा। यानी कि V की वैल्यू चेंज होती रहेगी, I की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि एक ही पाथ मिलेगा करंट को फ्लो करने के लिए। तो आप देखेंगे इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल इज डिफरेंट। द पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या मिलते रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमें डिफरेंट मिलता रहेगा, V1, V2 और V3। और इसी तरीके से फिर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो अलग होगा। अब अगर मैं V मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 और फिर प्लस में V3 करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके बिहार पर मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने का फार्मूला है जब कॉम्बिनेशन क्या हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप मालूम करें कि आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास है 1/C और ये हमें मिला है 5/8। ठीक है, अब हम मिस्टेक क्या करते हैं कि 1/C 5/8 कंसीडर करके टिक लगा देते, लेकिन हमें 1/C नहीं बल्कि C बताना है, तो हम इसे फ्लिप कर देंगे, यानी कि C ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 ऊपर आएगा और 5 नीचे चला जाएगा, यानी कि C के जो आंसर आएगा वो आएगा 8/5। तो इस तरीके से ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, तो इसके लिए हम इजीली जो क्विक फार्मूला यूज करेंगे वो ये होगा C1 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हम ये भी मालूम कर, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब हमारे पास दो कैपेसिटेंस हो, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। लेकिन दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, एक 2 माइक्रोफेराड का तो एक 4 माइक्रोफेराड का, ऐसे अगर है तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसके बाद अगर n इक्वल कैपेसिटर्स आ जाते हैं, ईच हैविंग कैपेसिटेंस C, देन अब वहां पर देखेंगे इक्वल कैपेसिटेंस नहीं थी, यहाँ पर इक्वल कैपेसिटेंस आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इक्वल है तो हमें पता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सीरीज आ गई है जिसमें कैपेसिटेंस इक्वल है, सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय n कर दें। ठीक, जो भी कैपेसिटेंस होगी उसे डिवाइड बाय n कर देंगे। ये क्विकेस्ट फॉर्मूला एक आ गया हमारे पास। फिर आ जाते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो एड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास याद रखिएगा 1/C में जो है, यहाँ क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रही है। ये जो फॉर्मूला है ना 1/C इक्वल टू 1/C1, ये हमें बता रहा है कि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है। और कैपेसिटेंस डिक्रीज होने से क्या मुराद, अच्छा कैपेसिटेंस डिक्रीज तो हो रही है लेकिन जो आंसर आएगा वो
जो सबसे छोटा वैल्यू होगी ना कैपेसिटर की, उससे भी कम आएगा। मान लें कि यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, सीरीज में कनेक्ट है, तो जो आंसर आएगा वो लेस देन 2 आएगा। ठीक हो गई बात, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास एक ऐसा एमसीक्यू आ गया जो सीरीज में कनेक्ट है, फिर हमसे पूछा जा रहा है 2, 4, 6 या 1, तो आपने डायरेक्ट देखना है कि 2 से 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, तो आपने उससे कम फिर 0.5, 1, 1.5 माइक्रोफैराड भी है, तो आपने डायरेक्ट उस पर टिक कर लेना, आपका आंसर सही है। ठीक हो गई बात। इसके बाद है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये इंक्रीज तो होती है, लेकिन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे बड़े कैपेसिटर से भी बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 6 है ना, अगर 6 सबसे बड़ा है, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होते तो आंसर ग्रेटर देन 6 आता। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। पैरेलल में हमारे पास क्या होता है कि जहां पर देखेंगे दो डिफरेंट एंड कनेक्ट है, यहाँ पर एक ही एंड कनेक्ट होगा। अगर C2 का फर्स्ट एंड है तो वो C1 के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट, और फिर C2 का C3 के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट, और फिर दूसरी तरफ इस तरीके से। यानी कि वहां पर क्या हो रहा था कि डिफरेंट एंड्स कनेक्टेड थे, यहाँ पर क्या है हमारे पास सिमिलर एंड कनेक्ट है। तो जब सिमिलर एंड हम कनेक्ट करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल आ जाएगी, और जब हम डिफरेंट एंड कनेक्ट करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बचेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी। और वो ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्वल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे c से। अगर मान लेंगे 10 कैपेसिटर्स हैं 200 माइक्रोफैराड, तो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 माइक्रोफैराड। ये हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के थ्रू। आई थिंक सो के 12.10 या 12.8 है हमारी सिंध बोर्ड बुक के अंदर। अब इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, अब V किसके बराबर है, Q अपॉन C के बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम कि 1/2 सेम C सेम V का स्क्वायर है, तो Q का स्क्वायर और अपॉन का C का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, C से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अपॉन में स्क्वायर है तो एक बचेगा, और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम कोई मीडियम ले रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास 1/2 C की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाई D, और V का स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था ना, आपको मालूम है, V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। डेल्टा R को कैपेसिटेंस में हम D करके लिखते हैं, और V के ऊपर स्क्वायर है तो E के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और D के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। और इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 A E स्क्वायर D एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R। ठीक है, इसके बाद ये बात याद रखनी है, फॉर DC सोर्स कैपेसिटर्स बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। यानी कि जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, वो करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा, क्योंकि DC सोर्स के लिए कैपेसिटर्स के बीच में गैप है ना, और वो गैप क्या करेगा, एज एन ओपन सर्किट वर्क करेगा, और करंट का फ्लो जो है वो वहां पर नहीं होगा। लेकिन जब हम ऐसी सोर्स को कनेक्ट करेंगे, यानी कि ऐसी सोर्स कनेक्ट करेंगे, तो कैपेसिटर्स बिहेव लाइक एन क्लोज सर्किट करेगा। तो ये भी आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मैं पहले चार्जिंग की बात कर लेता हूँ, आपने चार्जिंग समझ लिया तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ V इट गेट्स चार्ज। जब कैपेसिटर को हम सोर्स V के साथ कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज अ स्लो प्रोसेस, यानी कि पहले कैपेसिटर रैपिडली चार्ज होना शुरू होगा, और फिर आराम से उसका टाइम जो वो डिक्रीज होता रहे। तो कैपेसिटर एकदम से चार्ज नहीं होता, उसे टाइम लगता है। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या है, एक स्लो प्रोसेस, पहले जल्दी होता है, फिर आराम से, फिर आराम से, फिर आराम से, फिर आराम से,
और अपना रेट जो है वो बढ़ाता रहता है। अच्छा 60% स्टोरेज जो होती है चार्जेस की कैपेसिटर के अंदर, उसको जो टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये फार्मूला के तौर पर, कैलकुलेशंस के तौर पर हम मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ये रखना है कि वो टाइम जिसमें 60% ऑफ स्टोरेज हो जाए चार्जेस की इन अ कैपेसिटर, उसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा चार्जिंग टाइम ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी। चार्जिंग जो टाइम है वो किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर और कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। अगर हायर वैल्यू होगी R इंटू सी की तो चार्जिंग जो है वो स्लोअर हो जाएगी, और अगर लेस वैल्यू होगी तो चार्जिंग क्या हो जाएगी? फास्टर हो। अब आ जाते हैं हम डिस्चार्जिंग पर। When a capacitor is connected to a resistor, it gets discharged. जब कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टर के साथ, तो वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब 60%, अच्छा ये है कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज आल्सो अ स्लो प्रोसेस। डिस्चार्जिंग भी इसी तरीके से होती है, पहले बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता है, फिर आराम आराम से अपना रेट बढ़ाता रहता है, यानी कि स्लो होता रहता है डिस्चार्ज। यह है कि 63% लॉस जिस टाइम में करेगी वो टाइम कांस्टेंट है किसका? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ अ कैपेसिटर आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। आप देखें चार्जिंग याद की, डिस्चार्जिंग आपको खुद ही याद हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हायर वैल्यू ऑफ आरसी हमारे पास होगा तो डिस्चार्जिंग जो है वो स्लो होगी, और लेस वैल्यू ऑफ आरसी होगी तो हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज फास्टर होगा। तो ये था हमारे पास वन शूट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। इसी किस्म की सजेशन, कोई क्वेश्चन, कुछ भी अगर आपने कहना है या पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।